हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इन्हीं इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने की कोशिश में से एक है अमर होना और हमेशा जवान दिखना। नहीं समझे? अगर इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें तो कई महापुरुषों ने अपने आप को अमर बनाने के लिए कई पैतरे अपनाए हैं। इनफैक्ट सिर्फ साधु संतों ने नहीं बल्कि आज के विद्वान, वैज्ञानिकों और कुछ अमीर लोगों ने भी अमर होने की कोशिश की है। जानना चाहेंगे कैसे? तो आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे लोगों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने जवान और अमर रहने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दाशी दोर्जोव इतिगिलोव। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं दाशी दोर्जोव इतिगिलोव। इनका जन्म 1852 में हुआ था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में मशगूल रहते हैं उस उम्र में यानी 16 साल की उम्र में इन्होंने बुद्धिज्म की पढ़ाई शुरू की थी। 1911 में ईस्टर्न साइबेरिया में इन्हें 12th पांडे डोकोमो लामा की उपाधि मिली और ये इस पद पर 1927 तक बने रहे। कथाओं की माने तो एक दिन लामा ने अपने चेले को बुलाया और उन्हें बताया कि वो डीप मेडिटेशन में बैठने वाले हैं और उन्हें 75 साल बाद ही मेडिटेशन से उठाया जाए। फिर उन्होंने अपने चेलों से एक स्पेशल मौत की प्रार्थना पढ़ने को कहा, मगर उनके चेलों की लामा की जीवित रहते हुए उस प्रार्थना को पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जब लामा ने ही वो प्रार्थना पढ़ने शुरू की तो उनके चेले भी उनके साथ साथ वो मौत प्रार्थना पढ़ने लगे। बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स की माने तो मेडिटेशन के दौरान ही दाशी दोर्जोव निर्वाणा की अवस्था में चले गए। उनकी मौत के बाद जब वैज्ञानिकों ने उनकी बॉडी पर रिसर्च की तो पाया कि उनकी काफी कम डिके हुई थी और उनके मृत शरीर से किसी तरह की बदबू भी नहीं आ रही थी। साइंटिस्ट ने यह पाया कि उनके शरीर के सेल्स प्राण निकलने के बाद भी जिंदा थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर की बनावट और वजन में कोई फर्क नहीं आया था। खैर, साइंटिस्ट ने इस विषय पर कई थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन दिए, मगर जनवरी 2005 के बाद से दाशी दोर्जोव की बॉडी पर किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स बर्खास्त कर दिए गए हैं। और ये पहली बार नहीं कि किसी बुद्धिस्ट मंक के शरीर इस अवस्था में निर्वाण के बाद पाया गया है। मंगोलिया में भी वर्ष 2015 में एक और ऐसे ही बुद्धिस्ट मंक का शरीर पाया गया जो कि निर्वाण की स्थिति के बाद भी बिल्कुल भी सड़ा और गला नहीं था। वैसे क्या आप कोई और धर्म से जुड़ी ऐसी कुछ रोचक कहानियां जानते हैं? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। डियाने दे पोइटियर्स। फ्रांस देश के राजा हेनरी II की प्रेमिका डियाने दे पोइटियर्स एक बहुत ही सुंदर महिला थी। डियाने जब 26 साल की थी तब वो पहली बार हेनरी II से मिली, जो कि उस वक्त सिर्फ 7 साल के थे। लेकिन डियाने की सुंदरता में किंग हेनरी II इतने डूब गए कि उन्होंने डियाने को अपनी प्रेमिका घोषित कर दिया। जी हाँ, 15 साल के एज डिफरेंस के बावजूद किंग हेनरी II डियाने के प्यार में पागल हो चुके थे और जब वो राजा बने तो उन्होंने डियाने को अपनी चीफ मिस्ट्रेस बना लिया। भले उनकी रानी कैथरीन दे मेसिडी थी, मगर वो डियाने की हर बात मानते थे और इस वजह से डियाने फ्रांस के राजा के साथ फैसले करती थी। इतिहासकारों की माने तो वो ऐसी अकेली मिस्ट्रेस थी जिसने किसी राजा को इस तरह अपने वश में कर लिया था और वो उनके इशारों पर नाचते थे। जब वो 50 साल की थी तब वो फ्रांस की सबसे सुंदर महिला थी और इस उम्र में भी वो किसी 20 साल की लड़की की तरह जवान और सुंदर दिखती थी। उनकी सुंदरता और जवानी का दृश्य रेनेसांस के दौर के कई कलाकार और मूर्तिकार की पेंटिंग्स और मूर्तियों में दिखता है। लेकिन डियाने की मौत के कई सदियों बाद उनकी सुंदरता का राज दुनिया के सामने आया। जब 2009 में फ्रांस के साइंटिस्ट ने उनकी खबर खोदकर उनके रिमेन्स पर रिसर्च किया तो पाया उनके बालों में सोने की मात्रा काफी ज्यादा मिली, क्योंकि डियाने फ्रांस की रानी नहीं थी और वो कोई सोने का ताज नहीं पहनती थी। इसीलिए साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि जवान दिखने के लिए डियाने सोने से बने एक ड्रिंक को पीती थी, जो कि ऐसी दवाई थी जिसने उन्हें बीमारियों से बचाए रखा और उनकी जवानी को बरकरार रखा। लेकिन साइंटिस्ट की माने तो जवान दिखने की चाह में इस दवा को बार बार पीकर इनकी जान चली गई, क्योंकि उनकी हड्डियों में सोने के साथ साथ मर्क्यूरी भी पाया गया और शायद मर्क्यूरी पॉइजनिंग से डियाने की मौत हो गई। वैसे दोस्तों, जवान और सुंदर देखने के लिए कभी आपने ऐसा कुछ उल्टा सीधा ट्राई किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वीन शिक्वांग।
क्विन शिकुआंग के बारे में आपने इतिहास की किताबों में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये चाइना का वो राजा था जिसके शासन में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण पूरा हुआ था। क्वी शिशुआंग सिर्फ सफल तानाशाही नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जो आजीवन जिंदा रहने की तमन्ना रखता था। वो अलग बात है कि उनके समय में उन्हें कई बार मारने की कोशिश की गई और हर बार ऐसी साजिशें नाकाम रहीं। उनके समय में उन्हें कई चाइनीज वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रासायनिक औषधियां पिलाई जिनसे वो कुछ और वर्षों तक जी सकें, लेकिन उनका आजीवन जीने का जुनून उस समय चरम पर आया जब उन्हें पता चला कि शिफू आइलैंड पर एक अमृत के झरने का पहाड़ है जो उन्हें अमर कर देगा। इस झरने की खोज में क्वी शियुआंग 3 बार शिफू आइलैंड गए, और इतना ही नहीं, क्वी शियुआंग ने हजारों सैनिकों को भी जहाजों में भरकर इस अमृत के झरने के पहाड़ को ढूंढने भेजा, मगर इन्हें भेजे गए लोगों में कोई भी वापस नहीं आया। शायद उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि वो अगर खाली हाथ लौटे तो राजा के हाथों उनकी मौत निश्चित है। फिर राजा ने अपने सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों से अमृत बनाने को कहा, और उनके फेल होने पर उनकी विज्ञान की किताबें जला डाली और कुछ की हत्या भी कर डाली। और अंत में 210 बीसी में क्वी शियुआंग की मौत 49 साल की उम्र में हो गई। ना वो अमृत कभी ढूंढ पाए और ना ही अमृत को ढूंढने की चाह में वो कभी चैन की जिंदगी जी पाए। शायद इसीलिए कहते हैं कि हमें अगर खुश रहना है तो वर्तमान में जीना चाहिए। अलेक्जेंडर बोगदानोव। अलेक्जेंडर अलेक्जेंद्रोविच बोगदानोव एक रशियन साइंटिस्ट, राइटर और रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बोगदानोव ने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद हिमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर रिसर्च करने लग गए। बोगदानोव का मानना था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से वो किसी भी इंसान के शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। उनकी माने तो किसी जवान इंसान के खून को जवान इंसानों के टिश्यूज से लिए गए पदार्थों के साथ मिलाकर उसका ट्रांसफ्यूजन किसी बुढ़े व्यक्ति के खून के साथ अगर कर दिया जाए तो उस बुढ़े व्यक्ति की उम्र को बढ़ा सकते हैं। उनकी ये थ्योरी काफी प्रचलित हो गई। रशिया के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी उनकी थ्योरी को समर्थित किया। शुरुआती दौर में बोगदानोव के प्रयोग काफी सफल भी रहे और इसने एक नई सोच को जन्म दिया, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति का खून अगर किसी जवान व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसे उसके शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा, और वहीं अगर एक जवान व्यक्ति का खून बूढ़े व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसे जवान रखने में मददगार साबित होगा। और इस थ्योरी को और भी सिद्ध करने के लिए बोगदानोव ने अपने शरीर पर कई प्रयोग किए, और कुछ लोगों की माने तो वो जवान दिखने भी लगे थे, लेकिन इस थ्योरी ने उनकी जान भी ले ली। अपने 11th ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बोगदानोव की जान चली गई। रॉबर्ट एटिंगर एंड क्रायोजेनिक्स। दोस्तों, अब अंत में देखते हैं सबसे मॉडर्न और शायद वास्तविक तरीका आजीवन अमर रहने का, और इस तरीके का इजाद किया था अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट एटिंगर ने। इसी वजह से रॉबर्ट एटिंगर को फादर ऑफ क्रायोजेनिक्स भी कहा जाता है। रॉबर्ट एटिंगर का जन्म 1918 में न्यू जर्सी के अटलांटिक सिटी में एक ज्यूइश परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से की, जहां उन्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डिग्री मिली। जब एटिंगर छोटे थे तब से उन्हें यकीन था कि साइंटिस्ट जल्द ही आजीवन अमर और जवान रहने के तरीकों की खोज कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती उन्हें इस बात का एहसास होता कि शायद वो अपने जीवन में साइंटिस्ट द्वारा ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं देख पाएंगे। फिर एटिंगर ने अपनी सोच से एक और आइडिया को अंजाम दिया कि भले आजीवन जीने और जवान रहने की विद्या साइंटिस्ट ने आज तक नहीं की हो, मगर भविष्य में ये जरूर उपलब्ध होगी। तो एटिंगर ने यह प्रस्ताव रखा कि जब तक ये विद्या हासिल ना हो तब तक किसी भी इंसान के शरीर को क्रायोजेनिक्स की मदद से बर्फ में जमा कर दिया जाए, और जब आजीवन जीने और जवान रहने की विद्या भविष्य में इजाद हो तब जमे हुए शरीर को वापस जीवित कर दिया जाए। इस थ्योरी को एटिंगर ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इमोर्टैलिटी में डिस्कस किया, और उस समय ये किताब और इसकी थ्योरीज साइंटिस्ट और लोगों में काफी प्रसिद्ध भी हुई। 1976 में एटिंगर ने क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां वो क्रायोजेनिक्स की मदद से लोगों की जमाई हुई बॉडीज को स्टोर करने वाले थे। इन बॉडीज को -196 डिग्रीज पर जमा कर लिक्विड नाइट्रोजन से भरे एक कंटेनर में सुरक्षित रूप से रख दिया जाता है। वर्ष 2011 में एटिंगर की मौत हो गई, और इसी इंस्टीट्यूट में उनकी बॉडी, उनकी 2 वाइफ्स और उनकी मां की बॉडी के साथ फ्रीज कर दी गई। और ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में विज्ञान की मदद से इनके जमे हुए शरीर को वापस जिंदा किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि भविष्य में विज्ञान इतनी तरक्की करेगा कि वो मौत को भी मात दे सकेगा, या फिर जन्म और मरण सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के हाथ में होगा? हमारे साथ अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो ने काफ़ी एंटरटेन किया होगा। वैसे आपको इनमें से जीवित और अमर रहने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का लुत्फ उठा सकें। हमारी अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।